Students, how are you? Fine. Okay. So in the lectures on physics, in which we were doing the human eye and the colorful world. So this will be the next lecture on this topic or this chapter. Okay. So let's discuss power of accommodation, which I have already told to you. What do you understand by this power of accommodation? ओके, पावर ऑफ अकोमोडेशन की ही थोड़ी आज आगे हम कंसेप्ट को आज आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, क्या किसे कहेंगे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन. ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ. दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, माइट कम इन द एग्जाम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन वी फोकस ऑन फार ऑब्जेक्ट, यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन वी फोकस ऑन फार ऑब्जेक्ट नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर टू अस. आपने जरूर देखा होगा, यानी जब आप फार ऑब्जेक्ट में फोकस करते हैं तो आपको नियर के ऑब्जेक्ट को उसमें आपको धुंधले दिखाई देते हैं, ब्लर दिखाई देते हैं. यानी फार ऑब्जेक्ट को अगर आप गौर से देखने की कोशिश करो, दूर के ऑब्जेक्ट को, तो उस समय जो आप नियर के ऑब्जेक्ट को ध्यान दोगे तो नियर के ऑब्जेक्ट को आपको ब्लर अपीयर होंगे. ओके, लाइक इन दिस केस. देखो यहाँ पर ये बैटमैन है और यहाँ पर ये ट्री है. अभी मैं ट्री को फोकस कर रहा हूँ तो मुझे बैटमैन क्या दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है. क्लियर है. एंड सेकेंड क्या होता है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन वी फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट, जब हम नज़दीक के ऑब्जेक्ट में फोकस कर रहे होते हैं, कोई नज़दीक की चीज़ को गौर से देखने की कोशिश करो, सो एट दैट टाइम द फार ऑब्जेक्ट विल अपीयर ब्लर टू अस. तब दूर का ऑब्जेक्ट अगर देखने की कोशिश वैसे करोगे तो इट विल अपीयर ब्लर टू यू, वो आपको धुंधला दिखाई देगा. सो व्हाई इट इज़ हैपनिंग. ओके, ये क्यों होता है, लेट्स डिस्कस दिस. लाइक इन दिस केस, अभी आपने नियर ऑब्जेक्ट में फोकस कर रहे हैं तो ये आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, फार का ऑब्जेक्ट, ये ट्री. ठीक है ना, बैटमैन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बाय द रे डायग्राम. अब हम इसको रे डायग्राम बना के इस कंसेप्ट को हम जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो पहले देखते हैं हम. दिस इज द आई बॉल और ये आपका लेंस है, आई लेंस. ठीक है, तो हम अभी फार ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं सबसे पहले. लेट्स से दिस इज द फार ऑब्जेक्ट ट्री. तो आपको पता है फार ऑब्जेक्ट से अगर जो रेज आती हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल रेज आती हैं. तो पैरेलल रे आएंगी, पहली रे आपकी ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस से होती हुई जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी, तो ये सीधी चली जाएगी, इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा. देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन इन दिस रे बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. ओके, और जो सेकंड रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड रे ये वाली रे जा रही है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सीधी नहीं जाएगी, ये क्या होगी, यहाँ से बेंड हो जाएगी. बेंड होके कहाँ से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होती जाती है. कहाँ से होके जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होते हुए जाती हैं. तो देखो भाई साहब, हम यहाँ पर अभी दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं, तो दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे तो अभी लेंस हमारा पतला हो जाएगा, यानी इसकी जो पावर हो जाएगी वो कम हो जाएगी. लेंस की पावर कम हो जाएगी तो इसकी फोकस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ इसकी बढ़ जाएगी. फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब जो ये डिस्टेंस जहाँ पर ये जो रे रिफ्रैक्शन के बाद मीट करेगी, ये वाली रे, उसको फोकस कहेंगे. तो फोकल लेंथ आपकी बढ़ जाएगी इस केस में. ठीक है, कब, जब ऑब्जेक्ट आपका दूर होता है. ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार फ्रॉम अस, सो एट दैट टाइम द पावर ऑफ द लेंस डिक्रीजेस. पावर ऑफ, जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को हम फोकस करते हैं तो लेंस की पावर डिक्रीज हो जाती है, तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है. तो रिफ्रैक्शन के बाद जो ये लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट है, ये कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होती जाएगी, और फोकस आपका दूर बन जाता है कहाँ पर, रेटिना पे. यानी ये जो पैरेलल रे गई, रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर बेंड आया, बेंड होकर फोकस पे मिल गई, ये पॉइंट आपका फोकस कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस, दैट इज नोन एज एफ. ठीक है, तो ये रे आपकी यहाँ पर मिल गई. इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की आपको इमेज रेटिना पे मिल गई. इसका मतलब आपको दूर का ऑब्जेक्ट अभी क्लियर आपको दिखाई दे रहा है. दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि इमेज रेटिना पे बन रही है. आपको वही ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा जिसकी इमेज रेटिना पे बन रही है. इन दिस केस द इमेज ऑफ द ट्री इज बीइंग फॉर्म्ड एट द रेटिना. रेटिना पे इसकी इमेज बन गई. ठीक है, अच्छा, अब इसकी फोकस, सॉरी, ये लेंस की जो पावर होगी इतनी ही बनी रहेगी, क्योंकि अभी हम दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं. तो इसी समय अगर आप नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करो, लाइक इन दिस केस द बैटमैन. अब मैं बैटमैन को देखने की कोशिश करता हूँ, फोकस मेरा, जो मेरे लेंस की जो फोकस बनी है इसके लिए बनी है, दूर के ऑब्जेक्ट के, नज़दीक वाले के लिए नहीं बनी है अभी. तो अब मैं नज़दीक के ऑब्जेक्ट को अगर देखने की कोशिश करूँगा वैसे, तो कैसे अपीयर होगा, जस्ट लुक. ये बैटमैन से एक रे आई, सीधे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, ये रे आपकी सीधी चली जाती है, इसमें कोई बेंडिंग नहीं होती, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है. और जो सेकंड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, ये कहाँ से होके जाती हैं, फोकस से होती जाती है. आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाती है. अच्छा, फोकस कहाँ बन रहा था हमारा इस केस में, यहाँ पर बन रहा था, ये पॉइंट पर फोकस बन रहा था ना, तो ये रे आपकी कहाँ चली जाएगी, ये फोकस से हुए कुछ ऐसे आपकी निकल लेगी. ये देखो फोकस से निकल रही. अब देखो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहीं पर मिल रही हैं, यहाँ पर रेटिना पे मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं.
दीज रेज आर नॉट मीटिंग एट द रेटिना, रादर दे आर मीटिंग बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे मिलेंगे कहीं पर ही। इसका मतलब क्या हुआ, द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट बीइंग फॉर्म्ड एट द रेटिना, इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको रेटिना पर अब नहीं मिलने वाली है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का आपको नहीं, इसकी इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी, तो ये ऑब्जेक्ट का आपको कैसा दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा, और ये वाला दूर का ऑब्जेक्ट का आपको क्लियर दिखाई देगा। समझ में आ गई ना, क्लियर क्यों दिखाई दिया, ये ऑब्जेक्ट आपको क्लियर इसलिए दिखाई दिया क्योंकि अभी जो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो बड़ी हुई है, यहाँ पर पहुँच गई, ये है लेंथ ही फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ क्यों बड़ी है, क्योंकि हम अभी दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं। तो जब भी आप दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं तो आपकी लेंस की पावर कम हो जाती है, तो इसकी फोकल लेंथ आपकी बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपकी बढ़ गई, ठीक है, बढ़ गई ना, तो आपको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहा है, नज़दीक का ऑब्जेक्ट आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, क्लियर ना। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट, अब मैं नियर ऑब्जेक्ट को फोकस करता हूँ। तो जब ये नियर दूर के ऑब्जेक्ट पर आप फोकस करें तो देखो आपको ट्री क्लियर दिखाई दे रहा था, नज़दीक का ऑब्जेक्ट को आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं इस बैटमैन पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही मैं अगर इस बैटमैन पे फोकस करूँगा तो मेरा ये जो लेंस है, ये लेंस की पावर अभी बढ़ जाएगी अब, क्योंकि मैं नज़दीक के ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहा हूँ। तो लेंस की मुझे अपनी आंखों को ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस करना पड़ेगा, स्ट्रेन देना पड़ेगा, आंखों को ज़्यादा गौर से वो मतलब ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब नज़दीक के ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा हूँ, तो नज़दीक के ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी लेंस मोटा हो जाएगा ये, तो इसकी पावर अभी बढ़ जानी। तो पावर बढ़ेगी तो लेंस की फोकल लेंथ हुई जो है ना, यहाँ पर अभी फोकल लेंथ यहाँ पर फोकस था, ये फोकस खिसक के थोड़ा पीछे आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, लाइक इन दिस केस हेयर। अब मैं नज़दीक के ऑब्जेक्ट जब फोकस कर रहा हूँ तो फोकस मेरा पहले आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गई, दूसरी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से हुए तो जाएगी, लेकिन फोकस अभी आपका यहाँ नहीं है, अब फोकस आपका अब यहाँ पर आ गया है, ये फोकस आ गया। क्यों आ गया यहाँ पर फोकस अभी, क्योंकि अभी लेंस की पावर बढ़ गई है। तो पावर जब बढ़ जाती है तो फोकल लेंथ आपकी लेंस की घट जाती है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ देखो घट गई है, फोकल लेंथ मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को, ये फोकल लेंथ आपकी घट गई है। क्लियर है ना, क्लियर है ना, तो इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो इसका मतलब व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द नियर ऑब्जेक्ट, जब फोकस नियर ऑब्जेक्ट पे आप स्ट्रेस करोगे, फोकस करोगे, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस रेस से आने वाली दोनों, इस ऑब्जेक्ट से आने वाली दोनों रेज हैं वो कहाँ पर मिल गई है, अब रेटिना पे मिल रही है। इसका मतलब हमें नियर ऑब्जेक्ट, ये बैटमैन हमें क्लियर दिखने वाला है रेटिना पे। ओके, सो व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द नियर ऑब्जेक्ट, द पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाती है, द पावर ऑफ द लेंस इंक्रीजेस, सो फोकल लेंथ डिक्रीजेस, so that is why the ray after the refraction from the object from the lens are meeting at the retina पर मीट कर दे रही है। so the near object appear clear now, अभी हमें जो नियर ऑब्जेक्ट है क्लियर दिखेगा क्योंकि अभी हम नियर ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो इसी समय अगर मान लिया मैं दूर के ऑब्जेक्ट को देखूँ, अब फोकस मेरा इसके लिए है भी, तो लेंस की पावर मेरी बढ़ी हुई है, तो इसके लिए बढ़ी हुई है ना। अब मेरा दूर का ऑब्जेक्ट मैं देख नहीं रहा हूँ गौर से, लेकिन वैसे अगर चेक कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब इसको देखने की कोशिश करो, दूर के ऑब्जेक्ट्स का आपको पता है पैरेलल रे आएंगी, एक रे आएगी पैरेलल रे, दूसरी रे आपकी ये आ रही है, ये रे तो सीधी चली जाएगी, ठीक हो गया। दूसरी रे आपकी रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होती हुई जाती है, तो फोकस कहाँ आ गया आपका, अब यहाँ पर आ गया देखो, तो ये रे आपकी यूँ चली जाएगी। अब देखो दोनों रेज दूर वाले ऑब्जेक्ट से दो रेज आई, मीट कहाँ पर कर रही हैं, यहाँ पर कर रही हैं, रेटिना पे कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, सो रेटिना से पहले मिल रही हैं। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का आपको क्या दिखाई देने वाला है, आप ब्लर दिखाई देने वाला है, और नियर ऑब्जेक्ट का आपको क्लियर दिखाई देने वाला है। ओके, सो व्हेन वी फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट, then the power of the lens increases, so focal length decreases. That's why the rays after the refraction are meeting at the retina from the near object. Okay, but at the same time when we focus, when we try to see the far object, then the rays coming from the far object are meeting before the retina, retina से पहले मिल गई है। तो रेटिना से पहले मिल गई है तो ये ऑब्जेक्ट का आपको साफ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट का आपको साफ दिखाई देगा जिसकी इमेज रेटिना पे बन रही है। क्लियर है, तो ये होता है हमारा इस केस में, ठीक है। तो वो पहले केस, वो दूसरे केस में जब हम पहले केस में हम जब कह रहे थे, हम जब दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे थे आपको क्लियर दिखाई दे रहा था ना, क्योंकि इस समय हमारी लेंस की पावर क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, लेंस ज़्यादा पतला हो गया था, पावर क्या हो गई थी, कम हो गई थी, सॉरी, है ना। तो लेंस आपका पतला हो गया था, पतला हो गया तो फोकल लेंथ आपकी बढ़ गई थी, है ना, जब दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं। तो आपका आंसर यही होगा, व्हेन वी फोकस ऑन द फार ऑब्जेक्ट द पावर ऑफ द लेंस डिक्रीजेस एंड द फोकल लेंथ इंक्रीजेस। पावर डिक्रीज हो जाती है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। देयरफॉर द रेज आर मीटिंग फ्रॉम द फार ऑब्जेक्ट एट रेटिना एंड द फार ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियर टू अस एंड द नियर ऑब्जेक्ट विल अपीयर ब्लर टू अस। क्यों, क्योंकि उससे जो रेज आएंगी रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना से बाद में मीट करती है यहाँ, है ना।
ये आपका इसका आंसर। बट व्हेन वी फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट, जब नियर ऑब्जेक्ट में फोकस करते हैं तो लेंस की पावर अभी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मोटा हो जाएगा लेंस। पावर बढ़ गई तो आप क्या हो जाएगी, पावर जैसी ही बढ़ी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना। तो पावर बढ़ गई तो फोकल लेंथ घट गई, फोकल लेंथ अब यहाँ पर आ गया फोकस, देखो इतनी इतनी छोटी हो गई, तो फोकल लेंथ घट गई। तो इसका मतलब नियर ऑब्जेक्ट से जो भी रेज आएंगी वो रेटिना पे मिल जाती हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं वो रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, है ना। देखो यहाँ पर इस केस में देखो रेटिना से पहले ही मिल गई थी यहाँ पे, है ना। तो दैट इज वाई द फार ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर एंड द नियर ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियर। क्लियर है ना, वेरी गुड। अच्छा, ये लेंस की जो पावर ये कम ज़्यादा कौन कर रहा है भाई, ये अभी इस केस में जब दूर का ऑब्जेक्ट फोकस करें तो पावर कम हो गई है, नज़दीक का ऑब्जेक्ट फोकस करें तो पावर बढ़ गई है। ये छोटा बड़ा होना, लेंस मोटा हो गया इस केस में, यहाँ पर पतला हो गया इस केस में, तो कौन कर रहा है, ये काम करती है हमारी आँख की जो सीलियरी मसल्स होती हैं, ये सीलियरी मसल, ये सीलियरी मसल्स ये काम करती हैं लेंस को पिचकाने का और उसको फैलाने का। ओके, द सीलियरी मसल्स आर डूइंग दिस वर्क। ओके, सपोज इस केस में यहाँ पर, लेकिन इसकी भी सीलियरी मसल की पिचकाने की भी लिमिट हो। सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को, बैटमैन को आगे को ले जाते रहूँ, सपोज मैं इतना नज़दीक ले आया, इतना नज़दीक ले गया, अभी भी इसकी इमेज बन रही है, लेकिन इस लेंस के पिचकने की भी एक लिमिट होती है भाई साहब, एक लिमिट, एक हद तक पिचक सकता है सीलियरी मसल, एक हद तक इसको पिचका सकते हैं, उसके बाद ये लेंस आपका नहीं पिचकने वाला। मतलब इसकी लेंस की पावर की भी एक लिमिट होती है, समझे आप। पावर की लिमिट मतलब ये फोकल लेंथ की भी एक लिमिट है, ये मिनिमम फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ अब इससे कम नहीं हो सकती, यानी फोकस यहाँ पर नहीं आ सकता अभी फोकस, ठीक है। तो इसकी एक लिमिट होती है ना, इसकी लेंस की पिचकने की भी एक लिमिट होती है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप रखोगे, नज़दीक ऑब्जेक्ट रखोगे, उस ऑब्जेक्ट को आपको अगर रेटिना पर देखना है तो उसकी भी एक लिमिट है। इससे अगर नज़दीक ऑब्जेक्ट आपने रखा, लाइक इन दिस केस, सपोज मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आ रहा हूँ, अब देखो लेंस की पावर तो बढ़ी नहीं, उतनी ही रही। अब देखो इससे रेज जो आ रही है रेटिना पे मिल रही है, नहीं मिल रही, रेटिना के बाद मिल रही है, तो इसका मतलब इससे नज़दीक का ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, नज़दीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब इस पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है जिसकी इमेज हमारी क्लियर रेटिना पे बन रही है। सो दिस लास्ट पॉइंट और द नियरेस्ट पॉइंट, ओके, आप बोल सकते हैं द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट टू आवर आई लेंस, हमारे आई लेंस के जो नज़दीक का सबसे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर विच वी आर हैविंग द क्लियर इमेज ऑन द रेटिना, जिसकी हमारी रेटिना पे क्लियर इमेज बनती है। सो दिस पॉइंट इज नोन एज द नियर पॉइंट, इस पॉइंट को हम नियर पॉइंट बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज नियर पॉइंट। सो नियर पॉइंट इज द पॉइंट फॉर विच वी हैव अ क्लियर इमेज ऑन द रेटिना। तो आप बोल सकते हो नियर पॉइंट इज द पॉइंट, या बोल सकते हो नियर पॉइंट इज द नियरेस्ट पॉइंट टू आवर आई लेंस फॉर विच आवर आईज आर मेकिंग अ क्लियर इमेज एंड ऑन द रेटिना। ओके, इसी को नियर पॉइंट बोलते हैं, और इसी को मिनिमम डिस्टेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है, इससे कम की नहीं होगी। और ये नियर पॉइंट ह्यूमन आई के लिए कितना होता है पता है ना आपको, ये नियर पॉइंट ह्यूमन आई के लिए कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो नियर पॉइंट होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, जिसको हम क्लियर देख सकते हैं, 25 से कम रखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट फिर से ब्लर दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है ना। तो मिनिमम लेंथ है ये। लेकिन फार पॉइंट नहीं होता, फार में दूर में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख दो, तारे देख लेते हैं आप, यहाँ से मून देख लेते हैं, स्टार्स देख लेते हैं, है ना, दूर कहीं भी रख दो। तो फार पॉइंट, यू आर नॉट हैविंग एनी फार पॉइंट। ओके, तो फार पॉइंट हमारा इन्फिनाइट में होता है, बट नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आवर आइज। क्लियर है। अच्छा, हमारी जो सीलियरी मसल्स ने काम किया, क्या काम किया, इस लेंस की पावर को कम करना, छोटा करना। ओके, सो ये जो लेंस की कैपेसिटी होती है फॉर बीइंग कंट्रैक्टेड एंड बीइंग एक्सपेंडेड। ओके, सो दिस कैपेसिटी ऑफ दिस लेंस, ये लेंस की कैपेसिटी है हमारी ना। अब लेंस की कैपेसिटी है भाई साहब, ये लेंस सीलियरी मसल तो पिचका रही हैं, लेकिन अगर मान लिया लेंस मेरा ग्लास का बना होता तो क्या पिचका सकती थी इसको, नहीं पिचका सकती थी। हमारा लेंस ही ऐसे मटेरियल का बना है, जेली लाइक मटेरियल का, जिसको आप भाई साहब पिचका सकते हैं। क्लियर है ना, पिचका सकते हैं इसको आप, ठीक है ना। तो यही इस केस में भी हो रहा है। ओके, सो हमारी लेंस की एक कैपेसिटी है, द कैपेसिटी ऑफ आवर आई लेंस, द कैपेसिटी ऑफ आवर आई लेंस फॉर बीइंग कंट्रैक्टेड एंड एक्सपेंडेड। इसी कैपेसिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है ना। पहले भी मैंने आपको बताया था, द कैपेसिटी ऑफ द आई लेंस टू इंक्रीज इट्स पावर एंड डिक्रीज इट्स पावर अकॉर्डिंगली। ओके, हमारी आई लेंस की एक कैपेसिटी होती है, अपनी पावर को इंक्रीज भी कर सकती है, यानी मोटा कर सकता है अपने को, एंड इट कैन डिक्रीज इट्स पावर, मीन्स अपने को पतला भी कर सकता है ना। सो दिस कैपेसिटी ऑफ द आई लेंस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर है, क्लियर है ना, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट some other topics we will discuss in the next lecture. Till then, stay tuned. Thank you.
Bye bye.